था कौन सा ये रैप अराउंड आर्टिफैक्ट बोलते हैं, रैप अराउंड आर्टिफैक्ट, या फिर हम बोलते हैं इसको एलियासिंग आर्टिफैक्ट। रैप अराउंड आर्टिफैक्ट या एलियास का मतलब क्या होता है? उर्फ बोलते हैं ना, मतलब जिसके दो नाम होता है, ठीक है, घर निक नेम। तो एक नेम वो लिखते हैं, न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे कि छोटा सा कील उर्फ ऐसे, या एलियास, इंग्लिश के न्यूज़पेपर में एलियास लिखते हैं। तो एलियासिंग आर्टिफैक्ट मतलब उससे मिलता हुआ, उससे मैच करता हुआ, तो एग्जैक्टली उसका कॉपी हो जाता है। ये आर्टिफैक्ट आते क्यों हैं, अगर ये समझ में आ जाए तो हमें रिमूव करना। ये जनरली आर्टिफैक्ट होता है जब किसी पार्टिकुलर ग्रेडियंट के डायरेक्शन में फील्ड ऑफ व्यू एक्स्ट्रा हो, जो हम स्कैन एक्वायर कर रहे हैं, जो हमने फील्ड ऑफ व्यू रखा है, उससे बाहर उस बॉडी पार्ट की एनाटॉमी जा रही है। ठीक है, जनरली आर्टिफैक्ट आता है फेज के डायरेक्शन में, फेज के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फेज है। तो आपके लिए ये समझना काफ़ी इजी है, बाकी दूसरे को बताने में बड़ा मुश्किल होता है, उनको रटना पड़ता है। आपको पता है कि फेज का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है ना? तो अगर फेज का डायरेक्शन में जो भी स्कैन कर रहे हैं, जैसे ये फुट है, सहज की इमेज आप लेने जा रहे हो, तो सहज में ये फील्ड ऑफ व्यू आएगा ना, एंटीरियर टू पोस्टीरियर और सुपीरियर टू इंफीरियर। ठीक है, इस केस में दोनों ही पार्ट में अगर एंकल कर रहे हो, तो फुट लिया तो आपने क्या किया है, एफओवी बढ़ा दिया, तो फुट कवर हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो फुट है, बेटर ये समझ में आएगा। तो आपने एंटीरियर टू पोस्टीरियर में तो आर्टिफैक्ट आने का चांस नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने एफओवी पूरा कवर कर लिया। इसमें आर्टिफैक्ट आने का चांस क्या है? आपके पास दो ही है ना डायरेक्शन, कौन कौन सा? सुपीरियर इंफीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर। राइट टू लेफ्ट तो आपका स्लाइस में चला गया है, कोई डाउट है पक्का, या मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो रहा हूँ? राइट टू लेफ्ट स्लाइस में चला गया, दो डायरेक्शन बजा, एक सुपीरियर इंफीरियर और दूसरा एंटेरो पोस्टीरियर। एंटेरो पोस्टीरियर में रैप अराउंड आर्टिफैक्ट आ ही नहीं सकता, क्योंकि एफओवी पूरा कवर है। आएगा किस में? सुपीरियर इंफीरियर। तो इस केस में हम सुपीरियर इंफीरियर को फ्रीक्वेंसी डायरेक्शन में रखेंगे। बात समझ में आई? इसमें हम सुपीरियर इंफीरियर को फ्रीक्वेंसी, फेज में नहीं रखेंगे। अगर आपने इस केस में फ्रीक्वेंसी का डायरेक्शन एंटेरो पोस्टीरियर रख दिया, तो आपका ये वाला पार्ट कट के इधर जाएगा, और एंकल के पास ये ऊपर वाला फील्ड ऑफ व्यू दिखेगा। ठीक है, कितने परसेंट तक में रैप अराउंड आर्टिफैक्ट आने के चांसेस हैं? 50%। 50%, मतलब जितना ये एफओवी है ना, कितना, अगर सपोज करो ये 20 एफओवी है, तो जहाँ पे ये एंड हो रहा है, इससे 10 सेंटीमीटर और ऊपर से आर्टिफैक्ट आने का चांस है। उससे ऊपर आर्टिफैक्ट नहीं आएगा, वो 10% तक का कवर करता है, 50% कवर करता है। तो अगर कोई, अब इसमें तो आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को क्या किया, सुपीरियर इंफीरियर कर दिया और बच गए। लेकिन अगर आप ये एंकल कर रहे होते, अगर ये आप एंकल कर रहे हो, इसमें क्या करोगे? इसमें तो दोनों डायरेक्शन में फंसोगे, यस और नो, सुपीरियर इंफीरियर एंटेरो पोस्टीरियर। ठीक है, तो ऐसे केस में आपके पास एक ही ऑप्शन है कि किसी एक डायरेक्शन में फेज का फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा दो, किसी एक में। हाँ, आप जिस डायरेक्शन में, अब देखो इस डायरेक्शन में हम फेज का एफओवी बढ़ाते हैं तो एरिया ज़्यादा कवर करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा ही है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फेज एफओवी बढ़ा देंगे, फेज एफओवी। लेकिन आपको पता है फेज एफओवी, जो भी एफओवी बढ़ाओगे तो उतनी दूर के पिक्सल का टाइम मशीन लेगी, वो इमेज दे या नहीं दे। अच्छा, एक और चीज़ और है,
सिर्फ फेज एफओवी बढ़ाने से आपको इमेज मिलेगी क्या? जब तक फ्रीक्वेंसी का पिक्सल नहीं मिलता है तब तक इमेज आएगा, वो टाइम लेगा, लेकिन उसको रीड करने वाला कोई, आप सिर्फ फेज लगाने से आपको इमेज नहीं मिलने जा रहा। तो आप बढ़ा क्या रहे हो? सिर्फ फेज एफओवी। तो उसका वो क्या करेगा, टाइमिंग तो बढ़ा लेगा लेकिन इमेज उसमें नहीं आएगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी वहाँ पे है ही नहीं। क्लियर है? कोई डाउट? नौशाद, क्या बताया मैंने? नहीं आएगी। तो हम सिर्फ फेज के डायरेक्शन में फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा देते हैं, लेकिन इसके लिए फेज एफओवी अलग से लिख के आता है। ये आप पूरा एफओवी, सिर्फ एफओवी बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, सिमेट्रिकल बढ़ेगा, वो सिमेट्रिकल। क्लियर है? वो सिमेट्रिकल, जितना सुपीरियर इन्फीरियर उतना ही एंटेरियर पोस्टीरियर। आप फेज के डायरेक्शन में फील्ड ऑफ व्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर फेज के डायरेक्शन में एफओवी आपने कम कर दिया तो उतने दूर में टाइम क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा, टाइम कम हो जाएगा। अगर बढ़ा दिया तो टाइम बढ़ जाएगा। लेकिन हम बढ़ाते कब है, जब हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट कम है और एनाटॉमी हमारी बड़ी है। तो इस डायरेक्शन में हम क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी जो हमारा फेज है वो तो यही रखेंगे, सुपीरियर टू फ्रीक्वेंसी, सुपीरियर टू इन्फीरियर, कि इस डायरेक्शन में हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन ये एंटेरो पोस्टीरियर वाला जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम मतलब पूरा फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा दें तो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, फिर एनाटॉमी का रिजोल्यूशन हमारा उतना बेटर। तो हम क्या करते हैं, फेज के डायरेक्शन में फील्ड ऑफ व्यू को बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के लिए आप इसको 4 टाइम्स बढ़ा सकते हैं, 4 टाइम तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा फेज बढ़ाएंगे टाइम आपका उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो 4 टाइम्स बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बट उसमें ऑप्शन रहता है। 4 टाइम तक। हाँ, जनरली हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, दोगुना डबल कर देते हैं, बट इमेज आर्टिफैक्ट हमारा 50% पे ही कवर हो जाता है। ठीक है, अगर फील्ड ऑफ व्यू 20 है और फेज एफओवी, अब इस फील्ड ऑफ व्यू 20 है तो इसमें फेज एफओवी और फ्रीक्वेंसी एफओवी दोनों क्या होंगे, यही होंगे ना। ठीक है, आप क्या करने जा रहे हो, फेज एफओवी को बढ़ाने जा रहे हो। इसको करने जा रहे हो कितना, डबल, या तो डबल कर दोगे तो इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी, टाइम लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमारा ये जो रैप अराउंड आर्टिफैक्ट हटाने के लिए फेज एफओवी 50% भी बढ़ा दें हम, यानी इसको अगर हम 20 के जगह पे 30 कर दें तो भी हमारा रैप अराउंड आर्टिफैक्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाइम, स्कैनिंग टाइम को शॉर्ट करने की टेक्निक है, इसमें से एक ये, जिसमें फेज एफओवी को आप 50%, जनरली रैप अराउंड आर्टिफैक्ट हटाने के लिए क्या किया गया रहता है, प्रोटोकॉल में डबल कर दिया गया रहता है। तो स्कैनिंग टाइम को शॉर्ट करने का ये भी तरीका है कि आप 50%, तो आप यहाँ पे 30 नहीं लिखोगे। ये होता है क्या, फेज एफओवी के आगे लिखा हुआ रहता है, अगर बिल्कुल 1 है तो जितना फ्रीक्वेंसी है उतना ही फेज होगा, 1 है तो जितना फ्रीक्वेंसी है उतना ही फेज होगा। अगर 1.2 है यानी 20% बढ़ाया,
1.3 है 30% बढ़ाया, 1.5 है 50% बढ़ाया, 1.8 है 80%, और अगर इसके जगह पे 2 है तो डबल, 2 है तो डबल। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, देखा है प्रैक्टिकली नहीं है? तो 2 है तो डबल। जनरली प्रोटोकॉल में 2 सेव रहता है, तो आप उस स्कैनिंग टाइम को शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रहे, ये आपका FOB बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे थोड़ा बहुत है तो ये काम कर जाएगा। अगर ये जैसे लेग वाला है, अगर इसमें आप 50% करते हो ना, तो इधर वाला पार्ट कट के नीचे आएगा, लेकिन एनाटॉमी से बाहर आएगा, बट कट के आएगा। तो ये भी कट के जाएगा, लेकिन इधर तो कुछ है ही नहीं, तो आएगा क्या? कुछ नहीं आएगा। इधर का आएगा बट इसके ऊपर नहीं आएगा, नीचे आएगा, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो हम क्या करते हैं, उसको सुपीरियर इन्फीरियर को फ्रीक्वेंसी कर देते हैं। तो सुपीरियर इन्फीरियर फ्रीक्वेंसी आ गया तो फिर कटने का मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के डायरेक्शन में ये आर्टिफैक्ट नहीं आएगा। डन। चलो, तो रैप अराउंड आर्टिफैक्ट या एलार्जिंग आर्टिफैक्ट वो आर्टिफैक्ट है जिसमें हमारा फेज के डायरेक्शन में फील्ड ऑफ व्यू से एक्स्ट्रा एनाटॉमी जा रही हो, से ब्रेन है ये। तो अगर आपने इधर से और इधर से ये कट रहा है, तो इधर वाला कट के इधर जाएगा, इधर वाला कट के, दिस इज नॉन एज रैप अराउंड आर्टिफैक्ट या एलियाजिंग आर्टिफैक्ट। इसको रिमूव करने का तरीका समझ में आया? सिस्टम पे आप देखोगे तो फील्ड ऑफ व्यू रहता है, फ्रीक्वेंसी फील्ड ऑफ व्यू रहता है, फेज FOV रहता है, अलग अलग रहते हैं, ठीक है। आप उनमें से डायरेक्शन देखना है पहले, ठीक है। अब स्पाइन के केस में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एक्सियल अगर आप स्कैन कर रहे हो स्पाइन के लिए, तो आपके पास 2 डायरेक्शन है, राइट टू लेफ्ट और एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ठीक है। तो अब मेरी तरह है तो चारों तरफ से डायमीटर बराबर है, लेकिन मैक्सिमम लोगों में क्या होता है, ये ज़्यादा होता है और ये कम होता है। आप ऐसे यहाँ पे कर्व होता है तो ये कम होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फेज का डायरेक्शन हमेशा एंटेरो पोस्टीरियर रखते हैं, फ्रीक्वेंसी डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट। तो फ्रीक्वेंसी राइट टू लेफ्ट रहेगा तो ये एक्स्ट्रा एनाटॉमी हमारी नहीं जाएगी। अच्छा, आगे का है कि थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो वहाँ पे सैचुरेशन बैंड भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई डाउट? तो आप एक डायरेक्शन को क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी में डाल दोगे, जिसमें से आर्टिफैक्ट आने का चांस ज़्यादा है, और दूसरे डायरेक्शन में अगर बहुत ज़्यादा आर्टिफैक्ट आने के चांसेस हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, सैचुरेशन बैंड से काम अगर नहीं चल रहा है तो फिर आपको फेज FOV बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? तो एक्सियल के केस में वैसे ही, अगर सेजाइटल ले रहे हो तो फील्ड ऑफ व्यू एंटेरो पोस्टीरियर, तो आर्टिफैक्ट आने का चांस नहीं है ना, ये तो कम होता है, लेकिन सहज में सुपीरियर इन्फीरियर, तो आप सुपीरियर इन्फीरियर फ्रीक्वेंसी कर दो, एंटेरो पोस्टीरियर। ये काफ़ी इजी है, लेकिन आपको केस वाइज डिस्कशन एक दूसरे से करना पड़ेगा। अगर समझ के छोड़ दोगे तो 100% गलती के चांसेस। तो एक आर्टिफैक्ट ख़त्म। दूसरा आते हैं गिब्स आर्टिफैक्ट। इसकी पिक्स ले लो। गिब्स आर्टिफैक्ट को ही ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो गिब्स आर्टिफैक्ट क्या होता है, मोशन आर्टिफैक्ट के जैसा आर्टिफैक्ट आता है उसमें। ये आर्टिफैक्ट तब होता है जब हमारी मैट्रिक्स साइज होमोजीनस से बहुत ज़्यादा दूर हो, मैट्रिक्स साइज की होमोजेनिटी बहुत ज़्यादा। जैसे आइडियल मैट्रिक्स साइज क्या होनी चाहिए, आइसोमेट्रिक्स। यानी आइसोमेट्रिक्स मतलब किस, क्या क्या, फेज और फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल। वेरी गुड, दोनों इक्वल होने चाहिए, जितना फेज है उतना ही
फ्रीक्वेंसी जैसे 256 इंटू 256, आइसोमेट्रिक। ठीक है, आइसोमेट्रिक। बट हम क्या करते हैं, स्कैनिंग टाइम को शॉर्ट करने के लिए फेज का एफओवी हम कम करते हैं। देखो फेज का एफओवी कम करने पे क्या होगा, इमेज हमारी वहाँ पे नहीं बनेगी, सॉरी फेज की मैट्रिक्स, फेज की मैट्रिक्स, तो वहाँ पे पिक्सल बनेगा ही नहीं, पिक्सल बनेगा नहीं तो नंबर ऑफ टोटल पिक्सल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यस और नो। अब 9 इंटू 9 है तो 81, 9 इंटू 6 हो गया 54, तो सीधे नंबर ऑफ पिक्सल क्या हो गए, कम हो गए, तो टाइमिंग भी हमारा कम हो जाएगा, बट इमेज भी हमारी क्या होगी, कंप्रोमाइजिंग होगी। अच्छा, अब 9 इंटू 9 की जगह पे 9 इंटू 3 कर दो, तो इस केस में आपका आर्टिफैक्ट आता है अंदर की तरफ, मोशन आर्टिफैक्ट की तरह। मोशन आर्टिफैक्ट इमेज के बाहर भी आएगा। मोशन आर्टिफैक्ट जो आएगा वो कैसा दिखता है, मिमिक्री उसकी दिखती है ना, वैसी के जैसा ऐसे 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 लाइनिंग आती है, तो वो इमेज से बाहर भी दिखेगा। जब आप डल करोगे कंट्रास्ट को तो उसका जो शैडो आएगा, उसकी शैडो जो आएगी वो इमेज से बाहर भी दिखेगी। गिब्स आर्टिफैक्ट लुक्स लाइक 100% सेम, लेकिन जब आप शैडो करोगे तो इमेज के बाहर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, जो भी आर्टिफैक्ट आएंगे वो इमेज के अंदर आएंगे। ये देखो, ये आर्टिफैक्ट जो है ना, ये मोशन आर्टिफैक्ट है, बाहर भी आ रही है ना, ये दिख रहा है, और यहाँ पे भी अंदर लाएंगे। अगर ये गिब्स आर्टिफैक्ट होता ना तो सिर्फ इमेज के अंदर आता। ये देखो, ये मिमिक्री सी शैडो आ रही है ना बीच में, कॉर्ड की, ये इतना कॉर्ड के बीच में थिकल सैक की ओवरलैपिंग दिखाई दे रही है, तो ये मोशन आर्टिफैक्ट नहीं है, ठीक है। ये ब्रेन की इमेज में ज़्यादा बेटर दिखता है। इमेज को देखो, ऐसा लग रहा है ना ब्लड सा इमेज, नहीं लग रहा, देखो, लेकिन ये ब्लरिंग नहीं है, ये दिख रहा है ना, ये शैडो ऐसे ऐसे दिख रही है, ये शैडो, तो ये गिब्स आर्टिफैक्ट लुक्स लाइक मोशन आर्टिफैक्ट। लेकिन मोशन आर्टिफैक्ट होता तो सारे सीक्वेंस में आता, किसी एक में ही क्यों आ रहा है। T2 हमारा सही आ गया, फ्लेयर में आ रहा है, ये फ्लेयर आ गया T2 में, तो जिसमें हमारा ये डायरेक्शन हमारा, ये देखो ऐसे ऐसे लाइनिंग दिख रही है, इधर भी, इधर उतना रिप्रेजेंटेबल नहीं है लेकिन इधर आपको दिख रही है, तो ये पूरे ब्रेन में दिखती है। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि मैट्रिक्स हमारी आइसो नहीं है, आइसोमेट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक्स के अलावा, मतलब नियर बाई आइसो, नियर टू आइसोमेट्रिक्स करो। जैसे अब क्या कर दिया, 320 इंटू 192, काफ़ी फ़र्क आ गया ना, ठीक है। तो कभी कभी ये आर्टिफैक्ट आता है बट हमारा इमेज क्वालिटी में मतलब उतना डिटोरिएशन नहीं आता, तो हम चला देते हैं। लेकिन अगर ये विजिबल है तो फिर आप क्या करो, फेज का डायरेक्शन, फेज डायरेक्शन में नंबर ऑफ फेज बढ़ाने हैं, क्लियर है। तो इसका यही रिजोल्यूशन है। पहले तो कि आर्टिफैक्ट को पहचानना कैसे है, फील्ड ऑफ व्यू से बाहर नहीं जाएगा, जो एनाटॉमी है एनाटॉमी से बाहर नहीं दिखेगा, तो ये गिब्स आर्टिफैक्ट है। अब इसका रिजोल्यूशन क्या है, नियर टू आइसोमेट्रिक्स या आइसोमेट्रिक्स। आइसोमेट्रिक्स कर देंगे तब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, बट नियर टू आइसोमेट्रिक्स भी कर दें तो हमारा काम चल जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा आर्टिफैक्ट हमारा कौन सा था, गिब्स आर्टिफैक्ट। गिब्स आर्टिफैक्ट में क्या करते हैं हम, मैट्रिक्स शुड बी
आइसोमेट्रिक्स और नियर टू आइसोमेट्रिक्स। अब इसमें आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत ही बेसिक चीज़ है जो कि आपको रियलाइज़ होते होते कई साल लग जाता है टेक्नीशियन को। फ्रीक्वेंसी और फेज, अगर हमारा फिएस्टा सीक्वेंस नहीं है तो फिएस्टा सीक्वेंस को छोड़ के, सिस या फिएस्टा सीक्वेंस को छोड़ के सब में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा और फेज हमारा कम रहेगा। यानी आपको कम करना है तो फेज ही कम करना है, या तो फेज और फ्रीक्वेंसी दोनों कम कर दो, या फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहने दो, फेस को कम ठीक है, फेज को कम कर दो, डन। तो ये कभी भी ज़्यादा रहेगा या इक्वल रहेगा, किस में, एस्पिनिको सीक्वेंस में, इन्वर्जन रिकवरी में, इनमें फिएस्टा को छोड़ के सब में हमेशा फ्रीक्वेंसी या तो फेज के बराबर रहेगा या ज़्यादा। अगर ये कम है और ये ज़्यादा है तो समझ जाओ कि ये सीक्वेंस आपका किस पे बेस्ट है, यानी वो इन्वर्जन, ये एसटीडी स्टेट के ऊपर बना हुआ है। एसटीडी स्टेट के, एसटीडी स्टेट में भी कौन सा, हेवली टिट्यूएटेड, जैसे फिएस्टा हो गया, हाँ, इसमें आपका फ्रीक्वेंसी कम रहेगा और फेज ज़्यादा रहेगा। क्लियर, डन। इसके बेस पे जो भी मतलब ग्रेडियंट बेस्ड जो भी सीक्वेंसेस होते हैं उनमें ये होता है, ठीक है, स्पेशली एसटीडी स्टेट, ईपीआई, इन सब चीज़ों पे, डन। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इससे ये हमेशा कम हो या बराबर हो, ठीक है। ये नहीं कि इसको कम कर दिया, इसको कम कर दिया तो फिर इमेज क्वालिटी आपकी अलग आ जाएगी, डन। चलो, गिब्स आर्टिफैक्ट, एलियासिंग आर्टिफैक्ट और गिब्स आर्टिफैक्ट के बाद तीसरा सबसे कॉमन आर्टिफैक्ट है मोशन आर्टिफैक्ट या घोस्ट आर्टिफैक्ट, ठीक है। मोशन या घोस्ट आर्टिफैक्ट में हमारी इमेज के बाहर भी शैडो आती है, तो उसको सही करने का तरीका क्या है। पेशेंट की काउंसलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जनरली पेशेंट ये सोचता है कि हिलाना नहीं है, ब्रेन हो रहा है तो ब्रेन नहीं हिलाना। तो वो पैर, कल ही मैं स्कैन कर रहा था तो पेशेंट को बोला कि आप हिल रहे हैं, तो बोला कि कौन सा पार्ट हिल रहा है, तो लग रहा है कि मैं तो हिला नहीं रहा, फिर भी ये बोल रहा है। मैंने बोला हेड से लेके टो तक कोई भी पार्ट नहीं हिलाना। बोला कि ठीक है। तो उसको लग रहा था कि मेरे हाथ का हो रहा है, थंब का कर रहा था मैं, तो उसको लगा कि ये तो हिला नहीं रहा, मैंने तो पैर सीधा किया था, तो मैं पकड़ लूँगा कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो उसने सीधे पूछा कि कौन सा पार्ट हिल रहा है, तो मैंने बोला यानी हिल रहे हो। बोला कि कुछ भी नहीं हिलाना, बॉडी का कोई भी पार्ट हिलेगा तो स्कैन हिला हुआ आएगा। नॉर्मली पेशेंट को आप बोल के आओगे कि हिलना नहीं है तो कमर नहीं हिलाना, बोलेगा थोड़ा सा कमर सीधा कर लूँ, तो वो कमर सीधा करने में आप पूरा स्कैन हिला के रख देगा, ठीक है। या अगर आपने बोल दिया बीच में कि नहीं हिलना है तो बोलेगा ठीक है। तो जब ठीक है बोला तो वो उतने में हिल लगी। आपको स्काउट दोबारा लेना पड़ेगा, स्काउट ही आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हिलना नहीं है, उसको बोलना है कि 100% मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन चाहिए। मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन 100%, हाथ पैर सर कुछ नहीं हिलाना, ये क्लियर वर्ड में, वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों हो, ठीक है। ये आया था मेरे पास महेश भट्ट, ठीक है। तो हमारे यहाँ एक डॉक्टर थे, डॉक्टर अमिताभ वर्मा, जो जनरली मतलब ये वो है जो भी राष्ट्रपति होते हैं ना, उनका ये फिजिशियन होता है, अपॉइंटेड फिजिशियन है, न्यूरो फिजिशियन। तो उसको दिखाने वो आए थे,
महेश भट्ट आया था, तो उसकी एमआरआई लिखी। तो वही रूटीन मैंने अपने ये, चाहे आप अंग्रेज हो या अंग्रेज़ की औलाद हो, हाथ पैर सर कुछ नहीं हिलाना, एक उंगली भी नहीं हिलानी है। तो काफ़ी खुश हुआ था, बोला था कि आई हैव गॉन थ्रू एमआरआई मेनी टाइम्स, आई एम वेरी मच अवेयर रिगार्डिंग दिस, बट इट्स गुड टू एक्सप्लेन। अच्छा किया, आपको ऐसे बताना चाहिए, सभी लोग नहीं बताते हैं। वैसे मेरे को पता है कि हिलना नहीं है, बट आपने एक्सप्लेन किया। लेकिन भैया एक्सप्लेन नहीं करूँगा तो मैं ही झेलूँगा। एक्सप्लेन इसलिए नहीं कि आपको, अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा तो परेशान कौन होगा। तो ये आपकी टेक्निक में आता है, जो आपका टेक्निकल रोल है उसमें ये चीज़ आता है कि पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, काउंसलिंग इस वे में करनी है कि आप परेशान ना हो। हाथ से पैर, चाहे उसमें 2-3 मिनट ज़्यादा लग जाए, लेकिन स्कैन रिपीट आपको नहीं करना पड़ेगा। तो हाथ पैर सर कुछ नहीं हिलाना, उंगली भी नहीं हिलानी, बॉडी का कोई भी पार्ट हिलेगा स्कैन हिला हुआ आएगा। ठीक है। पेशेंट कभी कभी खांसने या छींकने के लिए स्कैन चल रहा है उसी बीच बेल दबा देता है। उसको बोलना है कि जब मशीन की आवाज़ जितनी देर तक आ रही हो उतनी देर तक आपको कोशिश करना है कि बेल का यूज़ ना। क्यों? अगर बीच में उसने बेल यूज़ कर दिया, आपने पूछा, पोजीशन चेंज करके ही बताएगा वो, बिना पोजीशन चेंज किए वो बोलेगा ही नहीं। बोलेगा कि गर्दन में दर्द हो रहा है, मूवमेंट थोड़ी बहुत तो करेंगे, वो करेगा ही। बीच में अगर बेल दबा दिया तो वो सीक्वेंस आपको रिपीट करना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे थोड़ा मूवमेंट हो या ज़्यादा हो, कभी कभी एक्सेप्टेबल होता है तो रिपीट नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो उसको बोलना है कि आफ्टर एवरी 2 to 3 मिनट्स जब भी हमारा सीक्वेंस चेंज होगा तो बीच में हम पॉज करेंगे। वो ऑटोमेटिकली पॉज होता है, लेकिन उसको बोलो कि मैं आपके लिए पॉज करूँगा, मैं 10 से 15 सेकंड के लिए मशीन पॉज करूँगा। उस वक्त आवाज़ नहीं आ रही होगी, तब आपको कम्युनिकेट करना है, बीच में कम्युनिकेट नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल बहुत ही ज़्यादा अर्जेंसी हो। बहुत ही ज़्यादा अर्जेंस है तो आप, अर्जेंटी है तो कभी भी कर सकते हो। डन। तो बेल हाथ में रहता है, मोशन आर्टिफैक्ट को रिड्यूस करने का ये भी एक तरीका है कि उसे बोलो कि स्कैन के ड्यूरेशन में बेल यूज़ नहीं करना। ठीक है। पैडिंग काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है, जिस पार्ट का भी स्कैन कर रहे हो उसको इमोबलाइज कर दो, पैडिंग चारों तरफ से दे दो। ठीक है। पैडिंग के 2 वजह होते हैं। एक तो जब आप पैडिंग करते हो तो एयर को हटा देते हो। ठीक है, एयर को हटा देते हो तो एयर और बोन का इंटरफेस आर्टिफैक्ट हट जाता है। जनरली ये एयरबोन इंटरफेस आर्टिफैक्ट फैट सेचुरेशन वाले सीक्वेंसेस में ज़्यादा परेशान करते हैं, और वैसे जगह पे ज़्यादा परेशान करते हैं जिसकी एनाटॉमी हमारी होमोजीनस नहीं हो, एक बराबर नहीं हो। जैसे आप हैंड का कर रहे हो तो चारों तरफ से क्या करो, पैडिंग ऐसे भर दो कि इसके बाहर एयर नहीं रहे, तो ऐसे में फैट सेचुरेशन आपका होमोजीनस आएगा। एंकल कर रहे हो, चारों तरफ से बेड शीट, पिल्लो, कवर जो भी है बंद कर दो। ब्रेन का भी कर रहे हैं, साइड से पैडिंग कर दो, फेस के ऊपर तो नहीं रख सकते, बट जितने अच्छे से पैडिंग करोगे मोशन आर्टिफैक्ट भी रिड्यूस होगा। क्लियर है। कॉइल अगर आपका एलाइन पूरा नहीं है, कॉइल टेढ़ा मेढ़ा लगा हुआ है, तो भी मोशन आर्टिफैक्ट आते हैं। ठीक है, तो कॉइल की अलाइनमेंट भी सीधी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो कॉइल से केबल निकल रही है ऑप्टिकल फाइबर की है, जितनी स्ट्रेट रहेगी सिग्नल उतना बेटर आएगा। ठीक है, लूपिंग नहीं बननी चाहिए। लूपिंग बनेगी, ईडी करंट जनरेट होगा, लूपिंग होगी तो ईडी करंट जनरेट होगा और आपकी इमेज क्वालिटी डिग्रेड होगी। ठीक है, तो अलाइनमेंट कॉइल की सही होनी चाहिए। कभी कभी ब्रेन कॉइल रखा हुआ है, सही से सेट नहीं हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, या ऊपर से कॉइल लगाई गई है, वो प्रॉपर नहीं है। वैसे में आपको लगेगा कि पेशेंट ही मूव कर रहा है।
तो आपको एक बार जाके कॉइल भी चेक करना है, ठीक है। एब्डोमेन का स्कैन करते हैं, डायफ्रामेटिक मूवमेंट की वजह से ऊपर वाली कॉइल हिलती है, मोशन आर्टिफैक्ट आने के चांसेस हैं। तो दो ऑप्शन है। तो कॉइल हम क्या करें, ये इलियक क्रेस्ट से ऊपर, ये हम इलियक क्रेस्ट के नीचे ही है ना, लोअर एब्डोमेन कर रहे हो तो इससे ऊपर कॉइल रखो ही मत। अगर इससे ऊपर कॉइल रख रहे हो तो सीधे चेस्ट से सपोर्ट लो कि बीच में ये डायफ्रामेटिक मूवमेंट कॉइल को मूवमेंट से रोक दे, ठीक है। अगर आप इसके साथ लगा रहे हो तो या तो बैंड टाइट बाइंडिंग कर दो, बट फिर भी उसमें मोशन आर्टिफैक्ट थोड़े बहुत आने के चांसेस एक्सेप्टेबल होते हैं, बट आप उसको हटा सकते हो, ठीक है। नीचे कॉइल लगाओ, लोअर एब्डोमेन करना है तो, या फिर यहाँ से सपोर्ट लो, ऊपर वाला पार्ट यहाँ, लोअर वाला पार्ट थाई पे, और पैडिंग दे दो, एक बराबर होनी चाहिए। डायफ्रामेटिक मूवमेंट में आर्टिफैक्ट नहीं आएगा। डन, गुड। इसको और बोलते हैं हम घोस्ट आर्टिफैक्ट। एक तो आपने ये देखा मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना है, लेकिन जहाँ पे इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, पल्सेटाइल आर्टिफैक्ट, उसको कैसे कम करोगे। पल्सेटाइल भी मोशन आर्टिफैक्ट है ना। पल्सेटाइल आर्टिफैक्ट कौन सा हुआ, सिस्टोलिक डायस्टोलिक की वजह से एओर्टा और हार्ट हो गया, या एओर्टा हो गया, आईवीसी हो गया, जो मतलब हमारी उसमें नहीं है, ठीक है। आर्टिफैक्ट सुपीरियर इंफीरियर डायरेक्शन में आता है ना, ऐसे जाता है ऊपर और नीचे, ठीक है। ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है और एंटेरो पोस्टीरियर, तो दोनों ही डायरेक्शन में आपको पल्सेटाइल आर्टिफैक्ट आने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर आप इसमें सुपीरियर इंफीरियर आपने फ्रीक्वेंसी रख दिया तो चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी एंटेरो पोस्टीरियर आपका फेज है, तो ऐसे में पल्सेटाइल आर्टिफैक्ट आने का चांस। इसमें हम क्या करते हैं, सैचुरेशन बैंड लगाते हैं, सैचुरेशन बैंड। वन मोर थिंग, ब्लड है तो T1 और T2 वेटेड में उतना परेशान, क्योंकि उसमें तो सिग्नल वॉइड होता है ना, लेकिन जो शॉर्ट टाइम इन्वर्जन रिकवरी है उसमें फ्लो वॉइड की वजह से मोटी आर्टरी है, तो इसमें सिग्नल आ जाता है, फ्लो कम होता है तो इसमें सिग्नल आ जाता है। तो ये इसको हम क्या करते हैं, सैचुरेशन बैंड लगाते हैं, ऊपर से भी सैचुरेशन बैंड और आगे से भी। सैचुरेशन बैंड क्या है, ग्रेडियंट वेस्ट होता है, उतने दूर के सिग्नल को नल कर देता है, सैचुरेट कर देता है। सैचुरेशन बैंड का आपके पास ऑप्शन इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, राइट और लेफ्ट, टोटल एट ए टाइम 6 बैंड आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रहे, नंबर ऑफ सैचुरेशन बैंड आप जितना ज़्यादा लगाएंगे टाइम आपका उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। सैचुरेशन बैंड से टाइम आपका बढ़ता है, तो जितनी ज़रूरत है हम उतना ही लगाएंगे। क्लियर है। तो पल्सेटाइल आर्टिफैक्ट को कम करने का ये तरीका है। अच्छा, कुछ सीक्वेंसेस हैं जिसमें मोशन आर्टिफैक्ट के चांसेस हैं, ठीक है। जो एरिया ही ऐसा है डायफ्राम वाला, लीवर वाला, तो उसमें हम क्या करते हैं, गेटिंग कंट्रोल। तो ये भी मोशन आर्टिफैक्ट हटाने की टेक्निक है, रेस्पिरेटरी गेटिंग, कार्डिक गेटिंग, पल्स गेटिंग, दीज आर ऑल्सो द टेक्निक टू रिड्यूस मोशन आर्टिफैक्ट, ठीक है। आपका स्कैनिंग ऐसा है जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स मोशन पे डिपेंड कर रहा है, तो आप रेस्पिरेटरी गेटिंग, कार्डिक एमआरआई में कार्डिक गेटिंग, ठीक है, पल्स गेटिंग आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पल्सेटाइल आर्टिफैक्ट को हटाने के लिए सैचुरेशन बैंड हटाते हैं या पल्स गेटिंग करते हैं, पल्स गेटिंग। बट पल्स गेटिंग अगर हम स्पाइन में करें, स्कैनिंग टाइम हमारा बहुत ही ज़्यादा चला जाएगा। हम स्पाइन के केस में पल्स गेटिंग नहीं करते, हम क्या करते हैं, ठीक है,
क्योंकि हमें सिर्फ उसके सिग्नल को हटाना है ना, हमें एओर्टा का सिग्नल नहीं चाहिए। हाँ, जिसमें हमें एओर्टा का ही सिग्नल चाहिए उसमें हमें पीजी लगाना पड़ता है। जैसे हार्ट का किसी भी चैम्बर का सिग्नल है तो पल्स गेटिंग हमें लगानी पड़ेगी। डायफ्राम वाले एरिया में स्कैनिंग करना है, डायफ्रामेटिक मूवमेंट को कम करना है, रेस्पिरेटरी गेटिंग। These all are the technique. Respiratory gating control are the technique to reduce motion. क्लियर है? आप बिना गेटिंग कंट्रोल लगाए भी आप स्कैन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इमेज नहीं आएगी। हाँ, अगर आपने गेटिंग कंट्रोल ऑन रखा है और रेस्पिरेटरी गेटिंग लगाई नहीं है तब आपको इमेज नहीं देगा। बात समझ में आई? एक तो सिस्टम में आप ऑन करते हो, गेटिंग रेस्पिरेटरी गेटिंग ऑन कर दिया और जाके पेशेंट के फ्लोटिंग डिप्स पे या इधर आपने रेस्पिरेटरी रोप नहीं लगाया। अगर आप रोप नहीं लगाओगे तो इमेज आएगा ही नहीं, स्कैन चलेगा ही नहीं। आप गेटिंग को ऑफ कर दो, इमेज आना शुरू हो जाएगा। वो अलग बात है कि मोशन आर्टिफैक्ट उसमें आएंगे। बात समझ में आई क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मशीन खराब हो गई, क्या किया? लगाया नहीं, या लगाया तो वो खुल गया था। ठीक है। हमारे यहाँ एक बार CSF फ्लो कर रहे थे एक हमारे बॉस हैं, तो पल्स गेटिंग लगाया ही नहीं था। ठीक है, और टक टक करके फ़ोटो खींच के भेज दिया कि स्कैन मशीन ख़राब है, पेशेंट को वापस भेज दिया। ठीक है। अगले दिन पेशेंट आया, स्कैन कर दिया, इंजीनियर तब तक आया नहीं था। मेरे से कॉल किया, वरना मुझे नहीं पता भाई क्या आर्टिफैक्ट आया था, और मैंने चलाया, कोई दिक्कत नहीं आई। अगली बार फिर वो फंसे, मैं सामने ही था, मैंने बोला कोई नहीं सर मैं कर देता हूँ, आप जाओ चाय पीने। क्योंकि उसको समझाना अपने सिर पे हथौड़ा मारने के बराबर है। तो उसको चाय पीने भेज के और पल्स गेटिंग लगा के स्कैन कर दिया। वो अपने चेले होते हैं, उन्होंने वो बता देते हैं कि सर ने ऐसे ऐसे किया था, तो बिना उसके भी हो जाता है। ठीक है, चलो क्लियर है, बिना उसके भी हो जाता है। भाई नया बच्चा है, वो समझता है हाँ सर ज़्यादा जानते हो सकता है। क्लियर? मोशन आर्टिफैक्ट का, पल्सेटाइल आर्टिफैक्ट, गेटिंग कंट्रोल, ये सारी चीज़ें। सेचुरेशन बैंड याद रहेगा, सेचुरेशन बैंड, गेटिंग कंट्रोल और क्वाल का अलाइनमेंट, पेशेंट के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना, पेशेंट काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद सबसे कॉमन आर्टिफैक्ट का, क्रॉस लाइन, या इसको हम और बोलते हैं क्रॉस टॉक आर्टिफैक्ट। क्रॉस लाइन या क्रॉस टॉक आर्टिफैक्ट। इसमें क्या होता है, जो हम RF पल्स लगाते हैं तो उसकी वजह से वो टिश्यू स्टिमुलेट होता है एनर्जी देने के लिए। ठीक है, तो अगर सेकेंड RF पल्स लगाया और दोनों स्लाइस के बीच में स्पेसिंग बहुत कम है, तो होता क्या है कि अभी इसकी एनर्जी पूरी ख़त्म नहीं हुई रहती है, तभी आपने दूसरा लगा दिया, तो वो दोनों दूसरे RF पल्स वाला और पहले का रिमेनिंग मिल के अलग से एक सिग्नल देता, अलग से एक सिग्नल देगा। स्पेस कम होता है, स्पेसिंग कम होता है, तो उसकी वजह से इमेज काफ़ी नॉइजी ग्रेनी आती है, नॉइजी और ग्रेनी आती है, और इमेज हैजी भी दिखता है, इमेज उतना क्लियर नहीं दिखेगा। तो इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि दो स्लाइस के बीच में स्पेसिंग आप बढ़ा दो, दो स्लाइस के बीच में स्पेसिंग बढ़ा दो, या तो आप उसको एक्सेप्ट करो, नहीं तो आपको अच्छा चाहिए तो बढ़ा दो। ठीक है।
ओवरलैपिंग करते हैं उसमें। 3D में ओवरलैपिंग आती है, तो जब आप इमेज को देखते हो ना तो वो आर्टिफैक्ट दिखता है। बट हमारे पास बेनिफिट क्या है कि तीनों प्लेन में आर्टिफैक्ट ये आता है। आप रूटीन 5x5 की इमेज देखो और 3D वाली इमेज देखो, काफ़ी ग्रेनी आपको दिखेंगी, ग्रेनी काफ़ी ज़्यादा दिखेंगी। बट क्या है, रिजोल्यूशन उसका बेटर है। छोटी सी छोटी चीज़ भी, स्लाइस थिकनेस स्पेसिंग कम है ना, तो इमेज काफ़ी इंफॉर्मेटिव है बट दिखने में उतनी अच्छी नहीं है। आप 5 mm वाले कट्स देखो, 0 की स्पेसिंग देके देखो, 5 mm के कट से 2 की स्पेसिंग देके देखो, दोनों में अलग ही क्वालिटी दिखेगी। 5 mm का कट्स 2 की स्पेसिंग बहुत क्लियर आएगा, कोई आर्टिफैक्ट नहीं आएगा। 5 mm के कट्स 0 के स्पेसिंग, 3 mm के कट्स 0 की स्पेसिंग और कम हो गया, रिपल्स लग रहा है। स्लाइस थिकनेस और स्पेसिंग जितना आप कम करोगे ये आर्टिफैक्ट उतना ही ज़्यादा आएगा। ठीक है, इसको हम क्रॉस टॉक यानी एक दूसरे से ये बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी इमेज उसमें और इसके, चलो तो ये आर्टिफैक्ट, इसके लिए आपके पास ऑप्शन क्या है, स्लाइस थिकनेस को इंक्रीज करो या स्पेसिंग को बढ़ाओ। डन। चलो जी, अब हमारे पास है स्ट्रिक्ट लाइन आर्टिफैक्ट आता है, जो टीवी का एंटीना जैसे खराब हो जाता है। ठीक है, क्या नाम देते हैं उसको हम, स्ट्रिक्ट लाइन आर्टिफैक्ट के अलावा और क्या बोलते हैं, जिपर, जिप, जिप, जिप से बना है जिपर आर्टिफैक्ट। इसका रीज़न क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की लीकेज, रिसीविंग या दूसरा जो, चाहे आप ट्रांसमिट कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, दोनों ही केस में किसी भी रीज़न से अगर फ्रीक्वेंसी की लीकेज है या जो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसमें बीच में कहीं से भी डिस्टर्बेंस आ रही है, तो दैट कैन बी द कॉज ऑफ रिजोनेंस। जो क्रिएट होता है तो सिग्नल देता है, अगर रिजोनेंस क्रिएट होने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो ये जी पर आर्टिफैक्ट आएंगे। पुराना टीवी आप लोगों ने नहीं देखा होगा, देखिए आया नहीं आया, आया नहीं आया, तो वो क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को मैच कराते थे। हम अपने एंटीना को जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, अगर ये रिसीवर है ना हमारा, अगर रिसीवर हमारा मैच नहीं करेगा, जब सिग्नल बिल्कुल मैच कर जाता था तो वो आर्टिफैक्ट ख़त्म हो जाता था। जब मैच नहीं करेगा, एग्जैक्टली 100% सेम कंसेप्ट है। ठीक है, बट हमारे एमआरआई रूम में क्या क्या दिक्कत आ सकती है, इस आर्टिफैक्ट का वजह क्या क्या हो सकता है। एक तो जो केजिंग हुई रहती है, कॉपर की केजिंग रहती है, उसमें कहीं पे लीकेज हो जाए, वो परमानेंट सभी सीक्वेंस में आर्टिफैक्ट आएंगे। ठीक है, दूसरा कोई भी सर्किट इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी सर्किट इनकम्प्लीट, जैसे कोई स्विच है, बटन, अगर वहाँ से स्पार्क कर रहा है, सर्किट इनकम्प्लीट है, दैट कैन बी द कॉज ऑफ जिपर आर्टिफैक्ट। ठीक है, कोई बल्ब फ्यूज़ हो गया, फिलामेंट टूट गया, इधर से वायर आई, इधर से आई, बीच में फिलामेंट जुड़ा हुआ है तो जल रहा है, फ्यूज़ हो गया तो सर्किट इनकम्प्लीट हो गई। क्लियर समझ में आ रहा है? तो सर्किट अगर इनकम्प्लीट है उसमें हम क्या करते हैं, बल्ब को निकाल देते हैं और बटन ऑफ कर देते हैं। बट बेटर है कि बल्ब निकाल देने पे भी आर्टिफैक्ट कम हो जाएगा, 100% रिमूव नहीं होगा। आप सर्किट को कंप्लीट रखो। ठीक है, इनकम्प्लीट सर्किट है, बल्ब फ्यूज़ हो गया, स्विच कहीं पे काम नहीं कर रहा है,
या डोर प्रॉपर क्लोज नहीं हो रहा है। डोर क्लोज भी हो रहा है ना, तो डोर के ऊपर नाइट्रोजन गैस के लिए स्पेस रहता है, डोर की सील्डिंग के लिए। एमआरआई में जब आप जाएंगे, हालांकि हमारे यहाँ की सालों से ख़राब है, बट वो करते क्या है, एक बटन रहता है, बटन को ऑफ कर दो तो गैस वो निकल जाएगी, गैस निकल जाएगी, गैस निकल जाएगी तो डोर को खोल सकते हो। एक बार डोर क्लोज किया, फिर बटन ऑन कर दो तो जितना स्पेस खाली था उसमें गैस भर जाए। तो डोर के ऊपर एक पाइप दी गई रहती है, रबर की पाइप होती है, ठीक है, उसमें कुछ ml गैसेस आ जाते हैं, वो टाइट कंटेनर का काम करता है, वो लीकेज को रोकता है। बटन अपने वहाँ वाले में भी है लेकिन वो काम नहीं करता क्योंकि बीच में से फटा हुआ है वो, ठीक है, तो उसको ऑन ऑफ करने से कोई बेनिफिट नहीं है। अदरवाइज आप ऑन करेंगे, बंद डोर को क्लोज कर दिया, क्लोज करके जैसे ही बटन को ऑन करोगे तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर जाता है, उसके बाद आप उसको खोल नहीं सकते, तो उसमें जो एयर की स्पेसिंग होती है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। बिल्कुल बंद हो जाएगी, डोर को आप ओपन ही नहीं कर सकते, ठीक है। डोर अगर ओपन करना है तो फिर बटन को ऑफ करो, उससे गैस निकल जाएगा, तब ओपन होगा, ठीक है। अगर उसमें कहीं पे लीकेज हो, ठीक है, या कहीं से वाल में लीकेज हो, शिमिंग होमोजेनिटी ख़राब हो गई हो, ऐसे केस में कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट आपने रख दिया है एमआरआई रूम में, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट जैसे पल्स ऑक्सीमीटर जो एमआर कंफर्टेबल नहीं हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, पल्स ऑक्सीमीटर हो गया, या कोई आपने एल्युमिनियम की ट्रे ही ले जाके रख दी, पता चला कि उसमें मिक्सिंग था, आयरन था, तो भी आरएफ पल्स को क्या करेगा, तो वो आर्टिफैक्ट आता है तो आप सर्विस इंजीनियर को कंप्लेन करते हो तो पूछता है कि बल्ब चेक करो, कोई बल्ब तो फ्यूज़ नहीं है, डोर कंप्लीट बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉइल प्रॉपर बंद हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी वो सर्किट पहले चेक करना चाहता है। उसके बाद पूछता है कि कोई जब से ये आर्टिफैक्ट आ रहा है और जब नहीं आ रहा था, दोनों के बीच में आप देखना कोई सामान तो ला के नहीं रखा गया, कोई एक्स्ट्रा, हाँ एल्युमिनियम की एक चेयर थी वो ला के रखी गई है, या एल्युमिनियम की सीढ़ी होती है स्टेयर जो काम करने के लिए, तो लास्ट टाइम सर्विस इंजीनियर आए थे, वो लेकर आए थे और अंदर ही छोड़ के चले गए, तो कभी कभी उसमें अगर मिक्सिंग होती है तो आर्टिफैक्ट आता है। तो कोई भी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट ला के रखा गया है उसको एक बार हटा के देखना है, उसको हटाने के बाद अगर आर्टिफैक्ट ख़त्म हो गया तो इसी की वजह से आ रहा है। डन। तो ये हमारा जिपर आर्टिफैक्ट कितने हो गए हमारे, 5 हो गए, टोटल 7 आर्टिफैक्ट हैं। हमने क्या क्या गिप्स किया, मोशन आर्टिफैक्ट कर लिया, गिप्स आर्टिफैक्ट कर लिया, और रैप, अच्छा रैप अराउंड आर्टिफैक्ट कर लिया, और क्रिस्टोक कर लिया, और दूसरा ये जीपर आर्टिफैक्ट, 5 हुए। 2 और कौन कौन से हैं, वेरी गुड, ये 2 बहुत ही कॉमन आर्टिफैक्ट हैं। ससेप्टेबिलिटी आर्टिफैक्ट आपको पता है, ठीक है, हमारी एमआरआई के अंदर जो होमोजेनिटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, 100%। हमारी बॉडी के हाइड्रोजन फोटोन की फ्रीक्वेंसी जब एमआरआई में जाए तो हमारी बॉडी के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर एक छोटी सी बिंदिया भी लगा लेते हो तो क्या करेगा, आपकी बॉडी के हाइड्रोजन प्रोटॉन को क्या करेगा, टाइनी मैग्नेट्स है ना, तो या तो खींचेगा, रिपेल करेगा, जो भी है उसको क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा। जब आप आरएफ पल्स वहाँ देने जाएंगे कोई सिग्नल नहीं आएगा, तो दैट वेरी थिंग इज नोन एज ससेप्टेबल। तो जो भी मैग्नेटिक ससेप्टेबल सब्सटेंस है वो हमारे स्कैनिंग एरिया में या एमआरआई रूम में नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है? ससेप्टेबिलिटी आर्टिफैक्ट का जो भी मैग्नेटिक ससेप्टेबल सब्सटेंस है, तो क्या क्या हो सकता है, मेटल हो सकता है, ठीक है। जनरली हम बड़ी बड़ी चीज़ों को तो देख लेते हैं, जैसे कोई इम्प्लांट वगैरह हो,
इम्प्लांट वाले एरिया में आएगा। कपड़े के अंदर आइडियली तो एज पर एनएबीएच गाइडलाइंस आप कपड़े कंप्लीट चेंज करा देना है, इसमें कोई डाउट है? ड्रेस चेंज करा देना है। बट कभी कभी पेशेंट ऐसा सिक होता है जो ड्रेस चेंज नहीं कराता, या हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है, तो हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। बोलते हैं कि बटन हमने चेक कर लिया, कुछ भी नहीं, बट चांसेस आर्टिफैक्ट के आ सकते हैं और आप परेशान हो सकते हैं। जैसे नए क्लॉथ में स्टेपलर पिन निकलने के चांसेस हैं। स्टेपलर वाली पिन होती है ना, यहाँ पे कोई टैग इससे लगाया हुआ था, स्टेपल्ड किया हुआ था, और उसमें पिन है, ठीक है, वो निकल जाता है। लेडीज़ वगैरह जो ओल्ड एज लेडीज़ कुर्ती वगैरह पहनती हैं, पता नहीं यहाँ पे स्टिच बटन यहाँ पे रहता है, चारों तरफ बोलेगी कुछ नहीं है कुछ नहीं है, फिर आर्टिफैक्ट आएगा तो यहाँ पे बटन निकल जाता है, ठीक है, बोलेगी कुछ नहीं है। और पैजामी के जेब में अंदर से जेब है और उसमें कोहिनूर का हीरा छुपा के रखा है, कॉइन्स निकलते हैं, चाबियाँ निकलती हैं। जो ताइयाँ आती हैं ओल्ड एज, वो अपनी चाबी ऐसी जगह रखती हैं कि मतलब चोरी नहीं हो पाए तो वो साफ मना करेंगी, कुछ भी नहीं है, वो बताना भी नहीं चाहेंगी कि मैंने रखा है। बेटे बहू होते हैं सारे, तो वो नहीं बताना चाहते। इसका एक ही तरीका है, कंप्लीट ड्रेस चेंज कराओ, इसके अलावा आपको बचने का और कोई तरीका नहीं है। उसे अपना हेल्प के लिए वार्ड बॉय वार्ड गर्ल को दो, कुछ भी दो, लेकिन उसको बोलो चेंज करा लो। अदरवाइज देयर इज चांसेस कि आप टेबल पे लें और पेशेंट को दोबारा उठाना पड़ सकता है, ठीक है। कपड़े के रिगार्डिंग, ड्रेस की रिगार्डिंग क्लियर कट 1% भी कोई डाउट नहीं रखना है, अदरवाइज आप दोबारा स्कैन के लिए तैयार रहो। अगर आप कंप्लीट चेंज, उसे बोलो भाई कंप्लीट चेंज करना है, आप अपना ड्रेस दो और कंप्लीट चेंज कराओ, नहीं तो कहाँ से मेटल निकलेगा यू कैंट इमेजिन। बात समझ में आई? बिंदी चिपका हुआ था एक अंकल के शर्ट पे, ठीक है, और कहीं पे भी हमने देख लिया चिपका हुआ है कि आप ड्रेस चेंज करवा दो। ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट जो हमारे हाथ में है ये है। इसके अलावा सिक्का लेके पेशेंट चले जाते हैं और अंदर खिंच जाता है, कभी कभी बताते नहीं, तो वो सिक्का अंदर बोर के अंदर चला जाता है, बीच में ऐसे जाके घूम के नीचे चला जाता है, जहाँ पे हमारी कॉइल लास्ट में जाती है उसके अंदर, तो वो दिखाई नहीं देता। वो कब निकलता है? जब प्लांट में पीएमएस होता है हर 4 महीने पे, 3 महीने पे, तब निकलता है। बट वो आपको उतने 3 महीने तक परेशान करता रहेगा। आपको लगेगा आर्टिफैक्ट, इमेज आर्टिफैक्ट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इमेज ग्रेनी आ रही है। ग्रेनीनेस आएगी क्योंकि जस्ट स्कैनिंग एरिया पे तो है नहीं कि वो ब्लैक कर दे, बट उसके वजह से जो फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ रहे हैं वो आपको परेशान करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट। अब ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट में ये जो आपके हाथ में, इसके अलावा जो मेन चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इम्प्लांट के केस में आपको स्कैन करना है। इम्प्लांट तो आप हटा नहीं सकते, जो हटा सकते हैं वही हटा सकते हैं ना। उसके बाद भी आप आर्टिफैक्ट कैसे कम कर सकते हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। बैंडविड्थ, ठीक है, बैंडविड्थ जो आरएफ पल्स जा रहा है उसकी विड्थ, आप विड्थ जितना ज़्यादा रखोगे ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट उतना ही कम आएगा। विड्थ जितनी कम रखोगे मल्टीपल स्टिमुलेशन जाएंगे और आर्टिफैक्ट उतना ही ज़्यादा आएगा। तो बैंडविड्थ को आप 100 तक रख सकते हो, 150 तक रख सकते हो, ठीक है। ऐसे में आर्टिफैक्ट आपका, तो ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट में एक आपका टू इंक्रीज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ, ये क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आता है कि ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट को हटाने का तरीका
क्या है, बैंडविड्थ को बढ़ा दे सकते हैं। ठीक है, एवरेज बैंडविड्थ अगर हम T2 वेटेड इमेज की बात करें तो 20, 18, 20, 22, 24, 30 ये रहता है। आप इसको बढ़ा के 100 कर सकते हैं। ठीक है, 80, 100 तो आर्टिफैक्ट काफ़ी कम हो जाएगा। 150 भी कर सकते हैं। हाँ, बैंडविड्थ जितना बढ़ाएंगे नो डाउट रिजोल्यूशन आपका उतना ही पुअर होगा, बट जहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है वहाँ पे कुछ ना कुछ तो दिखने लगेगा। ठीक है, हाँ, मैवरिक में बैंडविड्थ बड़ी रहती है। ठीक है, तो सिर्फ बैंडविड्थ ही नहीं बढ़ा रहता, उसमें केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट को भी हटाया गया। ठीक है, क्योंकि केमिकल शिफ्ट जहाँ पे भी है वहाँ पे होमोजेनिटी नहीं आएगी, तो वहाँ पे इनबिल्ट केमिकल शिफ्ट दिया गया। ठीक है, केमिकल शिफ्ट टेक्निक को यूज़ किया गया। वैसे सीक्वेंस जो आपने बताया ये तो रूटीन स्पिन इको सीक्वेंस में, स्पिन इको जो सीक्वेंस है ना, फास्ट स्पिन, FR-FSC, IR सीक्वेंस, इन्वर्जन, उसकी बात कर रहा हूँ। अदरवाइज आपके पास इनबिल्ट जो सीक्वेंस है वो है MAVRIC, मैवरिक, MAVRIC मैवरिक सीक्वेंस। मैवरिक में आपके पास PD है, आइडियल है। ठीक है, PD वाटर के नाम से, PD वाटर बोले तो आइडियल हो गया। ठीक है, T1 है, एस्टर है। ठीक है, PD विदाउट फैट सेट और विद फैट सेट। तो विदाउट फैट सेट वाला, तो इसमें जो विद फैट सेट है वो फैट सेचुरेशन वाला नहीं है। वो कौन सी टेक्निक यूज़ की गई है? आइडियल टेक्निक यूज़ की फैट सेचुरेशन के लिए, तो वाटर डिक्सॉन टेक्निक यूज़ की गई, डिक्सॉन वाली। तो PD में डिक्सॉन टेक्निक यूज़ की गई है। ठीक है, तो वो फैट उसमें नल हो जाता है। आप एक तो बैंडविड्थ, अच्छा, इसके अलावा जो भी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपका ग्रेडियंट यूज़ हो रहा है, जैसे सैचुरेशन बैंड हटा दो, मोशन आर्टिफैक्ट आएगा, कोई बात नहीं, ससेप्टेबिलिटी आर्टिफैक्ट के लिए ही लगा रहे हैं ना, आप हटा दो। मोशन, आप सैचुरेशन बैंड हटाओगे, ससेप्टेबिलिटी आर्टिफैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ग्रेडियंट सीक्वेंसेस नहीं लेने। तो आप थियोरेटिकली देखोगे तो उसमें लिखा रहता है कि यूज स्पिन इको सीक्वेंस एंड इंक्रीज बैंडविड्थ, बस यही 2 लाइन आपको मिलेगी। ग्रेडियंट सीक्वेंसेस जैसे डिफ्यूजन वेटेड, स्वान, SWI, GRE, ठीक है, और या ग्रेडियंट बेस्ड कोई भी सीक्वेंस आप ले लो, तो उसमें आर्टिफैक्ट बहुत ही ज़्यादा आएगा। ग्रेडियंट बेस्ड सीक्वेंसेस पे स्टेडी स्टेट का कोई भी सीक्वेंस उठा लो, आर्टिफैक्ट आएंगे। परफ्यूजन हो गया, डिफ्यूजन हो गया। ठीक है, तो हम स्पिन इको सीक्वेंस यूज़ करेंगे वैसे जगह पे और बैंडविड्थ को बढ़ाएंगे, अदरवाइज हमारे पास मैवरिक सीक्वेंसेस है। क्लियर? केमिकल शिफ्ट की बात कर रहे हैं। केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट वैसे तो देखें तो हमारे रूटीन स्पिन इको सीक्वेंसेस वगैरह में हमें परेशान नहीं करते। ठीक है, अगर केमिकल शिफ्ट इवन कि हमारे लिए हेल्पफुल ही है, अगर ये केमिकल शिफ्टिंग नहीं होती तो स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं होता। ठीक है, बट ये कुछ सीक्वेंसेस ऐसे हैं जहाँ पे ये केमिकल शिफ्ट हमें परेशान करते हैं, बट उनका यूज़ हमने कर लिया। ठीक है, केमिकल शिफ्टिंग की वजह से। जैसे आप आइडियल सीक्वेंस लेते हो तो जो आउट फेज वाला सीक्वेंस है, इन फेज का सीक्वेंस, इन फेज, आउट फेज और फैट, इनमें से एक सीक्वेंस होता है जो कि पेरीफेरी को, आउटलाइनिंग को बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर देता है सभी का। जैसे ही टिश्यू चेंज हुआ,
और उसका केमिकल कंपोजिशन अलग हुआ तो वहाँ पे ये लाइनिंग बना देगा। तो इसका यूज़ करते हैं हम ट्यूमर को देखने के लिए, इन फेज आउट फेज जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर। जैसे किडनी के जस्ट ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ट्यूमर है, तो जनरली हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, वो ऐसे ही दिखता है जैसे किडनी का मास, मतलब रीनल पैरेन्काइमा, लेकिन वो टिश्यू अलग है, उसकी ससेप्टेबिलिटी अलग है, उसकी लामर फ्रीक्वेंसी अलग है, इसकी अलग है। तो जैसे ही लामर फ्रीक्वेंसी चेंज होती है वो अपना इंसर्कल कर लेगा, पेरीफेरी बना देगा। तो इसका यूज़ है, केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट का यूज़ है, ठीक है। इसका कॉज क्या है? केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट का बेस क्या है? प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी, सभी का एक एक केमिकल का प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी अलग होना, दिस इज द बेसिस ऑफ केमिकल शिफ्टिंग एंड केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट इज द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। और इसी के बेस पे हम किसी भी ट्यूमर को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं ऐसे जगह पे जहाँ पे वो पैरेन्काइमा से डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा। डन। तो ये हमारे केमिकल शिफ्ट, जीपर्ड आर्टिफैक्ट, ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट, गिब्स आर्टिफैक्ट, मोशन आर्टिफैक्ट, और क्या था एक हमारा रैप अराउंड और क्रॉस टॉक आर्टिफैक्ट। टोटल 7 आर्टिफैक्ट हैं, ठीक है। शेडिंग आर्टिफैक्ट भी वही है आपका जो जीपर आर्टिफैक्ट में ही आता है, शेडिंग आर्टिफैक्ट। शेडिंग आर्टिफैक्ट भी वही है ना, जो फ्रीक्वेंसी के वजह से आधा सिग्नल अलग दिख रहा है, आधा सिग्नल अलग दिख रहा है। तो किसी भी रीजन से अगर फ्रीक्वेंसी हमारा मिसमैच हो रहा है तो उसमें ही आएगा। शेडिंग आर्टिफैक्ट के चांसेस कहाँ पे होते हैं? कॉइल अलाइनमेंट सही नहीं है तो आरएफ पल्स का रिसीविंग और वो चीज़ प्रॉपर नहीं आ रहा है, या फिर पेशेंट ने ही कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट वाला डाल रखा है तो उस वजह से भी, मतलब जितने रीज़न हैं ये सारे जिपर या शेडिंग दोनों में सेम ही है, ठीक है। स्टेडी स्टेट और उसका ईपीआई वाला एक टॉपिक बच रहा है कि प्लानिंग का क्या स्टेटस है आपका?